नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर आज हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी सामाजिक संविदा सिद्धांत को समझेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैं राज्य की उत्पत्ति के जो प्राइमरी सिद्धांत हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत डिवाइन थ्योरी, दूसरा फोर्स थ्योरी यानी कि बल सिद्धांत, तीसरा पितृ सत्तात्मक सिद्धांत और चौथा मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। उस वीडियो में मैंने राजनीति क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है और राज्य की व्याप्ति हमारे जीवन के सभी पहलुओं तक कैसे है, इसके विषय में डिस्कस किया था। वो वीडियो कंटेंट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत प्राइमरी पहली क्लास में हम लोग ये तय नहीं कर पाते, खासतौर से पॉलिटिकल थियरी में, कि हमको किन पहलुओं को छूना है। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये केवल और केवल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को एज ए होल समझेगा। और आप जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी यानी सामाजिक संविदा सिद्धांत से या सामाजिक समझौता सिद्धांत से एक या दो क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में मिलते ही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप इस थियरी को एकदम से समग्रता में समझेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा धैर्य रखें। चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आप ये जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक दायित्व का जो आधार है उसकी व्याख्या करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत से तीन महनीय नाम जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है थॉमस हॉब्स, उसको आप टॉमस हॉब्स या थॉमस हॉब्स कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा है जॉन लॉक और तीसरा नाम है जीन जैक्स रूसो। शुरुआत के दो विचारक यानी कि हॉब्स और लॉक ये ब्रिटिश विचारक हैं, और जो तीसरा विचारक है जीन जैक्स रूसो, जिसको आमतौर पर हम रूसो संबोधित करेंगे अब, वो फ्रांसीसी विचारक है। इन तीनों विचारकों ने मिलकर के राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में सामाजिक संविदा कहना ज्यादा बेहतर है तकनीकी रूप से, इसलिए जब भी आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे तो उसको आप हिंदी में सामाजिक संविदा ट्रांसलेट करेंगे। बेशक हम आगे इसको सामाजिक समझौता कहते रहें। इस सिद्धांत को डिस्कस करते समय यदि हम बीच बीच में सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी की बात करने लगे या डायसी के रूल ऑफ लॉ की बात करने लगे या और कोई ऐसे सिद्धांत, ये मेरी आदत में है कि जब भी कोई ऐसा टर्म आता है जो मुझे लगता है कि मेरे विद्यार्थियों के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा परिभाषित करता हुआ चलता हूँ। ओपी गावस्कर की किताबें अगर किसी ने पढ़ी होंगी तो निश्चित रूप से वो उनकी उस बेहतरीन आदत से परिचित होगा। तो बीच बीच में हम जो बातें आएंगी महत्वपूर्ण, उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का और खासतौर से रेखांकनीय पहलू ये है कि ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के आधार की व्याख्या करता है। ये राज्य की उत्पत्ति की बात करता है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर रूप से ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का आधार बताता है, यानी कि राज्य का औचित्य क्या है और हमको राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए। इस क्वेश्चन के आसपास ये बुना गया सिद्धांत है। यह पहला सिद्धांत है जिसने ये माना कि राज्य ईश्वरीय संरचना या बल से उत्पन्न संस्था नहीं है, बल्कि इसको स्वयं व्यक्तियों ने अपनी सहमति से शासन करने के लिए बनाया है। ये जो सहमति का तत्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पहली बार हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में देखने को मिलता है। इसी सहमति के तत्व ने बाद में लोकतंत्र को आधार प्रदान किया और ये माना जाने लगा कि जो राज्य नाम की संस्था है ये व्यक्तियों के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए है, और ये लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए बनाई है। खुद लोगों ने ये किसी अन्य जो दैवीय संस्थाएं हैं उन्होंने नहीं बनाई है। इस सिद्धांत के मूल प्रतिपादक मैंने कहा हॉब्स एक ब्रिटिश विचारक हैं, दूसरे लॉक हैं जिनका पूरा नाम है जॉन लॉक, वो भी ब्रिटिश हैं, और तीसरे विचारक हैं जीन जैक्स रूसो जो फ्रांस से आते हैं। हालांकि अभी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद कई सिद्धांतकारों ने, जिनमें जॉन रॉल्स हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, मिल्टन फ्रीडमैन हैं, सीबी मैकफरसन हैं, इन्होंने सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो मेथड है उसकी पद्धति को इस्तेमाल जरूर किया है अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने में या बुनने में या बनाने में। ये तीनों ही विचारक बेसिकली पुनर्जागरण युग के या ज्ञानोदय युग के हैं। उस समय की जो प्रवृत्तियां थी खासतौर से दो थी। एक था मानवतावादी चिंतन, यानी कि इस समय तक आते आते 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते ये माना जाने लगा था कि इस सृष्टि के केंद्र में कोई पारलौकिक सत्ता नहीं है, बल्कि खुद मनुष्य है। सारी चीजें मनुष्य को केंद्र में रखकर बुनी जाने लगी थी। ये माना जाने लगा था कि जितनी संस्थाएं हैं वो मनुष्य ने बनाई हैं और मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य संस्थाओं के लिए नहीं है। इससे पहले बेसिकली हम धार्मिक चिंतन में थे, मध्य युग में थे। अब हम मध्य युग से बाहर निकल रहे थे और उस बाहर निकलने की प्रक्रिया को वैचारिक स्तर पर गति देने का काम किया था हॉब्स, लॉक, रूसो
और बाकी आगे पूरी श्रृंखला है, मॉन्टेस्क्यू भी इसमें शामिल है। ऐसे विचारकों ने इनको सभी को मिलाकर ज्ञानोदय के या पुनर्जागरणकालीन विचारक मानते हैं। आप ये देखिए ना कि मध्य युग में यानी कि लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक ये चलन है कि राज्य ईश्वर ने बनाया है। आप सेंट ऑगस्टाइन को लीजिए, वो धर्म और ईश्वर की बात कर रहे हैं। आप थॉमस एक्विनास को लीजिए या मध्य युग के जितने भी विचारक हैं उनको लीजिए, वो आमतौर पर राजनीति को धर्म मिश्रित कर रहे हैं। लेकिन पुनर्जागरण युग में और खासतौर से आप मैकियावेली को सुनते होंगे, उसको पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक मानते हैं। मैकियावेली ने ही राज्य शब्द का इस्तेमाल पहली बार उस सेंस में किया जिसमें हम आज उसको कर रहे हैं। हालांकि वो चूंकि इटली का विचारक है तो उसने स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसने स्टेटो शब्द का प्रयोग किया, STATO। जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो स्टेट हो जाएगा। तो मैकियावेली पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक है जिसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक कर दिया और ये माना कि हमारे निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में धर्म और नैतिकता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में राजनीति सर्वोच्च है और इन दोनों चीजों को यानी धर्म और नैतिकता को राजनीति के अधीन रहना होगा। मैं पुनः अपनी बात पे लौट रहा हूं। तो हॉब्स, लॉक, रूसो ने ज्ञानोदय की या पुनर्जागरण की, वैचारिक स्तर पर पुनर्जागरण की इस प्रक्रिया को गति देने का काम किया। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही राज्य को मानवीय संरचना मानते हैं और तीनों ही राज्य के निर्माण का आधार सहमति को मानते हैं। लेकिन समझौता के बाद अस्तित्व में आने वाली जो सरकार होगी, समझौता हुआ, इसको हम पूरी प्रक्रिया से समझेंगे, बल्कि तीनों की एक शानदार कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाने वाला है। तो तीनों ने सहमति तो माना कि राज्य के निर्माण में लोगों की सहमति महत्वपूर्ण है, बल्कि वही उसके निर्माण का आधार भी है। लेकिन तीनों राज्य या समझौता होने के बाद जो सरकार गठित हुई है उसके स्वरूप को लेकर तीनों में मत भिन्न है। उसकी अपनी पृष्ठभूमि भी है, उसके अपने कारण भी हैं, हम उसको समझते चलेंगे। अभी मैं उसका संकेत कर देता हूं। हॉब्स सामाजिक समझौते से बनी सरकार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो सरकार होगी वो निरंकुश राजतंत्र पर आधारित होगी, यानी निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बनता है। लॉक सामाजिक समझौता के माध्यम से ही सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बनता है, सीमित शासन की बात करता है। और रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी तक पहुंचता है। वो पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता, इस विचार का पहला प्रतिपादक बना कि संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी लोगों में निहित होती है और वो बराबर शेयर करते हैं सॉवरेनिटी को सभी लोग। ये पहला विचारक है रूसो जिसने इस प्रकार की बात की। तो सामाजिक संविदा के माध्यम से ही तीनों विचारक अलग अलग निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। उसके कारण क्या है और वो इस तरह से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, हम इस पर भी दृष्टिपात करेंगे आगे वीडियो में। अब हम थोड़ा सा तीनों विचारकों द्वारा जो दिए गए सामाजिक समझौता का विचार है उसको बिंदुवार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव स्वभाव की, ह्यूमन नेचर की। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे और तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करते चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में क्या कहा, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा। हम ये भी समझते चलेंगे कि प्राकृतिक अवस्था से इनका मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी तीनों विचारकों के अनुसार, और फिर उसके बाद जो समझौता हुआ है वो क्या है, कितने समझौते किस विचारक ने बताए हैं ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग शासन या सरकार का जो स्वरूप है, समझौता हो जाने के बाद जो सरकार या शासन गठित हुआ है उसका स्वरूप तीनों विचारकों के अनुसार क्या है ये देखेंगे। और लास्ट में फिर हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी देंगे। इस बीच हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि प्राकृतिक अधिकार और कानूनों के विषय में तीनों विचारकों ने क्या कहा है। यानी बहुत सारी चीजें इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाइए। हालांकि ये फ्रेमिंग मैंने अपने चैनल का जो कम्युनिटी टैब है उसमें फोटोग्राफ्स के रूप में डाली हुई है, आप लोग जाकर के उनको ज्वाइन करके देख सकते हैं। सबसे पहले तीनों विचारकों को पैरेलल रखिए। सबसे पहले हम लोग हॉब्स को रखेंगे क्योंकि समय की दृष्टि से भी वही पहले है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता रहा है हमेशा कि इन विचारकों को कालक्रम में लगाइए। तो हॉब्स, लॉक, रूसो में कालक्रम इनका यही है। हॉब्स का जन्म 1588 में होता है और उसकी मृत्यु 1679 में हो जाती है। जो लॉक है दूसरा विचारक, उसका 1632 में और वो 1704 तक जीवित रहता है। रूसो
1712 में जन्म लेता है और 1778 तक उसकी मृत्यु हो जाती है। जहां तक नागरिकता का सवाल है तो हम तीनों को रखेंगे, हॉब्स एक तरफ, दूसरे पॉइंट पर लॉक और तीसरों पर रूसो। अब हम तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलते हैं। तो नागरिकता का भी एक सवाल आमतौर पर टीजीटी पीजीटी में पूछ लेते हैं, जैसे मार्क्स किस देश का नागरिक था, तो वो जर्मनी का था। हॉब्स और रूसो कौन कौन से देश के हैं, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का है। इसको भी आप थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखें। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी ट्रेडिशनल एग्जाम्स हैं, DSSB भी उसमें शामिल है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल उतना टिपिकल नहीं रहता है, लैंग्वेज जरूर टिपिकल हो सकती है। जैसे DSSB को अगर मैं अंडरलाइन करूं तो उसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज टिपिकल रहती है, बस उसको देखते हैं बच्चे और धराशायी हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन आमतौर पर उतने टिपिकल नहीं होते हैं। तो नागरिकता हॉब्स की ब्रिटिश है, लॉक की भी ब्रिटिश है और रूसो फ्रांसीसी नागरिक है। जहां तक परिस्थितियों का सवाल है, आप ये सोचिए और समझिए, हमारे प्रोफेसर इस बात पे बहुत ध्यान देते थे कि किसी विचारक का जो विचार बनता है वो हमेशा उसके समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मैकियावेली के विषय में तो यही कहा जाता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, और ये बात उसके संबंध में शायद डनिंग ने कहा है। इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो परिस्थितियां जो हैं, हॉब्स बेसिकली ये कहता है कि मेरी माँ ने हम दो जुड़वा भाइयों को जन्म दिया, एक मैं था जिसका नाम हॉब्स रखा गया और दूसरा था भय। यानी हॉब्स जिस समय पैदा हो रहा है कि जिस समय वो एक मतलब उसकी थिंकिंग ग्रो कर रही है, उस समय इंग्लैंड में सामान्य माहौल नहीं है, वहां पर गृह युद्ध का माहौल बना हुआ है। और गृह युद्ध जब होता है तो आप लोग ये फील कर सकते हैं कि वहां पर जान का माल का कोई सुरक्षा नहीं रहती है। हमेशा ये डर बना रहता है कि कब हमारी जान चली जाएगी, कब हमारा सारा सामान लूट लिया जाएगा, कब हमारे परिवार वालों के साथ बदसलूकी की जाएगी, कब कौन सी घटना हो जाएगी, कुछ भी तय नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति शांति और सद्भाव की बात कर ही नहीं सकता। तो जो हॉब्स ने देखा है वो 1649 की खूनी क्रांति है, जिसके माध्यम से गणतंत्र की स्थापना की गई थी लगभग 11 वर्षों के लिए क्रामवेल के द्वारा ब्रिटेन में। जहां तक लॉक का सवाल है तो लॉक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति देखी है। वो उसी समय लिख रहा है जिस समय इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इसको हम इंग्लिश में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके माध्यम से हुआ ये था बेसिकली कि दो पक्षों के मध्य एक लंबा संघर्ष चला आ रहा था। एक पक्ष था राजतंत्र समर्थक और दूसरा था बेसिकली संसदीय अधिकारों का समर्थक, जो ये कह रहा था कि अब हमको निरंकुश राजतंत्र से संसदीय प्रजातंत्र की तरफ जाना चाहिए और ज्यादा जो अधिकार हैं वो जनप्रतिनिधि संसद में चले जाने चाहिए राजा से हस्तांतरित होकर। तो इस जो रिवॉल्यूशन के माध्यम से यही हुआ, और बिना रक्त की एक भी बूंद बहे, बिना किसी ब्लड शेड के, आमतौर पर जब हम क्रांति की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है कि वहां पर रक्तपात, खून का बहना, हिंसा, मारकाट, ये दंगे, बड़े पैमाने पर लूटपाट, ये सब होगा। लेकिन क्रांति का सही अर्थ ये नहीं है। क्रांति को आप बहुत आसानी से सरल भाषा में समझिए। केवल दो चीजें क्रांति के लिए चाहिए होती हैं। पहली चीज जो क्रांति के लिए बहुत जरूरी है वो है बड़े परिवर्तन, यानी छोटे मोटे परिवर्तन ना हो, बहुत बड़े परिवर्तन हो। और दूसरा है वो तीव्रगामी हो, यानी कि वो बहुत तेजी से होने वाले हों। तो क्रांति के केवल दो पॉइंट्स, पहला परिवर्तन बहुत बड़े हों, व्यापक हों, बड़े स्तर के हों, और दूसरा उनकी गति बहुत अधिक तेज हो। जब भी कभी ऐसा होगा किसी राजनीतिक व्यवस्था में तो हम उसको रिवॉल्यूशन की संज्ञा देंगे, बेशक उसमें कोई रक्त बहा हो या ना बहा हो। इसमें यही हुआ कि रक्त की कोई भी बूंद नहीं बही और जो शक्तियां थी, अधिकार थे, वो राजा से ट्रांसफर होकर संसद को चले गए। तो हॉब्स ने ये देखा, लॉक ने ये देखा, तो उसके दिमाग पर, उसके लेखन पर उसी परिस्थिति का प्रभाव पड़ा। जहां तक रूसो का सवाल है तो उसने अपने समय में निरंकुश राजतंत्र देखा है, राजाओं की निरंकुशता देखी है, इसीलिए वो लोगों के अधिकार का, संप्रभुता के लोगों में निहित होने का पक्षधर बनता है। इसको हम आगे और विस्तार से समझते हुए चलेंगे। लेखन की जहां तक बात है तो लेवाइथन लिखा है हॉब्स ने, 1651 में पब्लिश होता है। उसके अलावा डीसी में उस नाम की एक किताब है, डी कार्पोरे पॉलिटिको, ये उसकी 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं। लॉक ने 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लिखा है। इसके अलावा भी लॉक ने बहुत सारे लगभग 38 किताबों की रचना की है, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है राजनीतिक चिंतन के लिहाज से वो 2 ही हैं। जहां तक रूसो का सवाल है, आप जानते हैं उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब लिखी 1762 में, और उसने इमाइली नाम का, शायद वो एक उपन्यास है यदि मैं ठीक हूँ, एजुकेशन सिस्टम पे लिखा हुआ 1761 में। डिस्कोर्सेस, उसने 2 डिस्कोर्सेस बेसिकली लिखे हैं। एक डिस्कोर्स उसका है डिस्कोर्सेस और इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता पर, और दूसरा है
उसका जो बेसिकली साइंस और सभ्यता के डेवलपमेंट ने मानव को कैसे पतित किया है, इसके ऊपर उसका दूसरा डिस्कोर्स है। ये महत्वपूर्ण लेखन है। सिद्धांत और विचार, जहां तक उनके इंपोर्टेंट सिद्धांत और विचारों की बात है, तो हॉब्स को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए जानते हैं और निरंकुश राजतंत्र के समर्थक के रूप में उसको जाना जाता है। लॉक को सामाजिक संविदा सिद्धांत के लिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के लिए, उदारवाद के जनक के रूप में, सहमति सिद्धांत यानी कंसेंट थ्योरी के जनक के रूप में, और सीमित शासन या संवैधानिक राजतंत्र की बात करने वाले विचारक के रूप में जानते हैं। लॉक वैचारिक दृष्टि से ज्यादा समृद्ध विचारक माना जाता है। जहां तक रूसो का सवाल है, उसको सामाजिक संविदा के लिए, जनरल विल यानी सामान्य इच्छा सिद्धांत के लिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बड़े समर्थक के लिए और बुद्धिवाद के विरोधी के रूप में उसको जानते हैं। इसके अलावा एक यूनिक आइडिया, एक सबसे अद्भुत विचार पहली बार एक सिद्धांत के रूप में जिसने गढ़ा, जिसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी या लोकप्रिय संप्रभुता, जन संप्रभुता के नाम से जानते हैं, उसका भी प्रतिपादन पहली बार रूसो ने ही किया। अब हम समझते हैं उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत को, तीनों विचारकों को साथ साथ लेकर चलते हुए। सबसे पहले मैंने कहा हॉब्स को हमने रखा हुआ है, दूसरे नंबर पर लॉक है और तीसरे नंबर पर रूसो है। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मानव स्वभाव नंबर 1, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था, तीसरा है राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, चौथा है वहां पर प्राकृतिक अधिकार और कानून की क्या स्थिति है, और पांचवा है समझौता कैसे हो रहा है, छठा है समझौते के परिणाम स्वरूप जो सरकार अस्तित्व में आ रही है उसका स्वरूप क्या है। इन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ और समझ सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो आवश्यक रूप से हों ही, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि समझौता किन चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन जो नेचर है, तीनों विचारकों के अनुसार उसको पढ़ते हैं। आपने ह्यूमन नेचर के बारे में अरिस्टो के विचार सुने होंगे। वो कहता है कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। इसको हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। वो तो यहाँ तक कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये दावा करता है या जो कहता है कि मुझे राज्य की जरूरत नहीं है, मैं राज्य से अलग रह सकता हूँ, तो कहता है कि ही इज आइदर बीस्ट और गॉड, वो या तो कोई जंगली जानवर है या फिर देवता। ये क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जो राज्य में नहीं रहना चाहता, अरिस्टो क्या कहता है, तो वो कहता है कि ही इज आइदर बीस्ट, या तो वो जंगली जानवर है या फिर देवता। क्वेश्चन एकदम से जब नए फॉर्मेट में डेवलप होता है, किन्हीं भी 5 क्वेश्चंस को आप देखिए। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के कम्युनिटी टैब में मैं प्राय कुछ नए क्वेश्चंस डेवलप करके डालता रहता हूँ। उनका लेवल बेशक उतना टिपिकल ना हो, लेकिन आप ये विश्वास करें कि यदि आप नए क्वेश्चंस जो डेवलप हो रहे हैं उनको डील कर पाते हैं, यानी जो आपने पहले से नहीं पढ़ा है क्वेश्चन उस फॉर्म में, उसको अगर आपने डील कर लिया, तब आप समझिए कि आपकी तैयारी जो है वो शानदार लेवल पर है। मैं वही लौट रहा हूं दोबारा से। तो मैंने कहा कि हॉब्स ने अपने समय में जो परिस्थितियां देखी वो लगभग गृह युद्ध की थी और वहां पर शांति और व्यवस्था नाम की चीजें बहुत कम थी। इसलिए उसने कहा कि मैन इज बाय नेचर ए सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड सॉल्ट एनिमल, मनुष्य स्वभाव से एकांगी, दीनहीन, दरिद्र और पाशविक प्राणी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 20 बार पूछा जा चुका है कि हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव को कैसा बताया। जब कभी कोई शार्प माइंड का या तो कहेंगे मेरे जैसा कोई व्यक्ति पेपर सेट करेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को बताते समय कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है, या फिर और कठिन करना होगा तो उनका क्रम क्या है। तो उसको मैं बताता हूँ। उसने कहा कि मैन इज बाय नेचर ए सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड सॉल्ट एनिमल। इसको आप इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि किसी भी इंग्लिश शब्द का जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो 2-3 पर्याय निकल के आते हैं। और उसने ये भी कहा कि वो एक महत्वपूर्ण चीज जो उसके अंदर हमेशा रहती है वो है उसकी तृष्णा, यानी कि शक्ति की लालसा। उसके अंदर लालसा बहुत महत्व की है और कहा कि वो तभी खत्म होती है जब मनुष्य या व्यक्ति मर जाता है, उससे पहले वो खत्म नहीं होती है। और एक तरीके से मानिए वो कहता है कि एवरी मैन इज एनिमी टू एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति का दुश्मन है। लॉक ने, मैंने कहा कि उसने जो बड़े बदलाव थे, उसने गौरवपूर्ण क्रांति देखी थी अपने लेखन के समय, इसलिए उसके मस्तिष्क पर वैसा ही प्रभाव पड़ा। वो बेसिकली सीमित राजतंत्र का, या तो कहेंगे कि राजतंत्र की जो निरंकुश शक्तियां थी उनका जनतंत्र को ट्रांसफर हो जाने का पक्षधर था। वो संसदीय जनतंत्र का समर्थक विद्वान है। इसलिए वो ये कहता है
लॉक मानव के स्वभाव में के विषय में उतना नकारात्मक नहीं है जितना हॉब्स है। लॉक मनुष्य के स्वभाव के विषय में सहज है और वो मनुष्य को एक सहयोगी और शांति प्रिय प्राणी के रूप में देखता है। जहां तक रूसो का सवाल है तो रूसो एकदम से नया आइडिया देता है मानव स्वभाव के विषय में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। वो ये कहता है कि मनुष्य एक नॉवल सैवेज है, वो एक आदर्श बर्बर है। आदर्श बर्बर को ऐसे मानिए आप जैसे एक जंगली भालू होता है। वो कहता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं और ये मानिए कि उसको जैसे जंगली भालू होता है उसको खाने को टाइम से मिल जाए और उसकी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहे, उसके अलावा उनको कोई चीजों की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। वो उतनी मारकाट हिंसा इन सब में विश्वास नहीं रखता है। मानव स्वभाव के विषय में उसके जो विचार हैं वो डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जिसको मैंने पहले बताया, उसमें मिलते हैं। तो अब आते हैं हम प्राकृतिक अवस्था। यहाँ पर थोड़े से तार्किक हुए, थोड़ी सी रीजनिंग लगाइए। आप ये सोचिए कि जहां पर जैसे लोग रहते हैं वहां की अवस्था वैसी तो होगी। प्राकृतिक अवस्था डिफाइन होती है वहां के मानव स्वभाव से। अगर आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, आपके शहर कस्बे में अच्छे लोग रहते हैं, सहयोगी लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से अवस्था अच्छी होगी। अगर ऐसे लोग रहते हैं जैसे हॉब्स के लोग हैं तो फिर अवस्था निश्चित रूप से खराब होगी। तो प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव से तकनीकी रूप से बिल्कुल रेशनली जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन भी इन फ्यूचर डेवलप हो सकता है। प्राकृतिक अवस्था के विषय में हॉब्स ये कहता है। अब पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्राकृतिक अवस्था का मतलब क्या है। प्राकृतिक अवस्था बेसिकली सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ये भी मानकर चलिए, और ये सच है, कि जो समझौता सिद्धांत है ये एक हाइपोथेटिकल यानी परिकल्पनात्मक सिद्धांत है। जिस समय हॉब्स, लॉक, रूसो ये चिंतन दे रहे हैं, आप ये जानते हैं कि राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, बल्कि उसी समय पे लगभग ब्रिटेन ने, जहां के वो निवासी हैं, दूसरे देशों में, इवन भारत में भी अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये जो सिद्धांत है ये कोई ऐतिहासिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल सिद्धांत है जो एक हद तक राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ है और उससे ज्यादा हमको राज्य की बात क्यों माननी चाहिए, यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करता है। ये कोई ऐतिहासिक सिद्धांत नहीं है। हॉब्स तो खुले शब्दों में कहता है कि ये जो सामाजिक समझौता है ये ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि ये कल्पनात्मक है। ठीक वैसा ही रूसो भी कहता है। हालांकि लॉक ये मानता है कि सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक घटना भी रही होगी। मैफ्लोवर पैक्ट नाम का एक समझौता हुआ था, उसको वो उसके सपोर्ट में पेश भी करता है। हालांकि हम इसी निष्कर्ष पर हैं कि सामाजिक समझौता कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक परिकल्पनात्मक या हाइपोथेटिकल सिद्धांत है जो इन चीजों की व्याख्या करने की कोशिश करता है। मैं पुनः वही लौट रहा हूँ। प्राकृतिक अवस्था, आप हॉब्स का मानव स्वभाव पढ़िए और फिर हम उसके निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था एकदम से म्यूचुअल वॉर, परस्पर युद्ध की अवस्था है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं, लेकिन वो ये कहता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो कोई भी किसी का गला काट सकता है। और ऐसी अवस्था में जहां शांति नाम की, व्यवस्था नाम की चीजें ना हो, जहां पे सुरक्षा नाम की चीजें ना हो, वहां पे उद्योग का, कृषि का, कला का, वाणिज्य का विकास होना, उनका पनपना कहीं तक भी किसी भी दशा में संभव नहीं है। यानी उस प्राकृतिक अवस्था में इन सब चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब हम लॉक की तरफ बढ़ते हैं। लॉक का मानव स्वभाव याद करिए। वो कह रहा है कि मनुष्य एक सहयोगी और शांति प्रिय प्राणी है। तो लॉक प्राकृतिक अवस्था में ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंट एंड प्रिजर्वेशन। शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था बेसिकली तीनों ही विद्वान इसके समर्थक हैं। और प्राकृतिक अवस्था को हम ऐसी अवस्था के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जब राज्य नाम की संस्था नहीं थी, यानी कि राज्य से पूर्व की अवस्था। हालांकि जो हॉब्स है वो तो इसको राज्य और समाज से पूर्व की अवस्था बताता है। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे। जहां तक रूसो का सवाल है तो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग आमतौर पर आत्मनिर्भर और संतुष्ट थे। उनका जीवन जैसे ग्रामीण जीवन होता है, एकदम सुखी, सहज और सरल, वैसा था। सभ्यता के विकास ने, ये जो डेवलपमेंट है सिविलाइजेशन का, साइंस का, आर्ट्स का, इन सब ने मनुष्य को पतित कर दिया है, उसको भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए वो तो ये भी कहता है कि यदि हमको वैसी ही अवस्था लानी है तो हमको प्रकृति की ओर, नेचर की ओर लौटना होगा। तो इसलिए प्रकृति की ओर लौटो का जो ये नारा है ये किससे जुड़ा हुआ है? रूसो से जुड़ा हुआ है। ठीक एक ऐसा ही नारा एक भारतीय विद्वान ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो साथी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। अगला पॉइंट है राज्य की आवश्यकता। तीनों विद्वानों के अनुसार जब हमने प्राकृतिक अवस्था देख ली तो राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? हॉब्स के हिसाब से तो मतलब कोई शक ही नहीं है कि हमको किसी ऐसी संस्था की जरूरत थी जो सबको नियमित कर सके, विनियमित कर सके, रेगुलेट कर सके। और लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए,
अपने जो सेल्फ डिफेंस है उसको मेंटेन करने के लिए ऐसी संस्था की स्थापना पर बल दिया जहां पर सब लोग सुरक्षित हों और आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो बना रहे। जहां तक लॉक की बात है वो तो कह रहा है कि शांति और सद्भाव की अवस्था है तो फिर राज्य की जरूरत क्यों पड़ी। लॉक ये कहता है कि वो शांति और सद्भाव की अवस्था थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो शांति और सद्भाव है ना उसकी कोई गारंटी नहीं थी। वो कब तक बना रहेगा, वो उसको कब कौन भंग कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। वो 3 बिंदुओं की तरफ संकेत करता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चल के एक थ्योरी का आधार बनते हैं। 3 बिंदु जो वो रेखांकित करता है वो कह रहा है कि पहली बात, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो स्पष्ट कर सके नियमों को या नियमों को स्पष्ट रूप से बना सके। दूसरा, कोई ऐसी संस्था भी नहीं थी जो इन नियमों को स्पष्टता से गंभीरता से लागू कर सके। और तीसरा, ऐसी संस्था भी नहीं थी जो नियमों को तोड़ने वाले लोगों को पनिशमेंट सुना सके या उनको दंड का निर्धारण उनके लिए कर सके। अब आप ये सोचिए, क्या लॉक सरकार के 3 अंगों की तरफ संकेत नहीं कर रहा है? वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तरफ संकेत करता है। इसको हम जो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है यानी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू में जो स्पष्ट हुआ, तो उसके बीज के रूप में देखते हैं। हालांकि अगर हम बहुत पीछे चले जाएंगे तो अरस्तु ने भी इस प्रकार की संस्थाओं की बात की थी। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है उसके बहुत प्रारंभिक बीज हमको अरस्तु में मिले, फिर हमने लॉक में इसको देखा, ब्लैकस्टोन में इसको देखा और फाइनली मॉन्टेस्क्यू तक पहुंचते पहुंचते जो एक फ्रांसीसी विचारक है स्पिरिट ऑफ लॉज में ये हमको एक सिद्धांत के रूप में देखने को मिला। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी का बेसिक मतलब यही है कि जो सरकार के 3 अंग है उनके बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए ताकि कोई एक अंग ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करके निरंकुश ना हो सके और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी मेंटेन रह सके। ये क्वेश्चन पूछा गया नेट के एग्जाम में और पूछा भी जाएगा इन फ्यूचर कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है, उसका उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्टेस्क्यू सिद्धांत को गढ़ता है। उसने अपना ये सिद्धांत ब्रिटेन के अनुभव के आधार पर दिया था। हालांकि बाद में विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मॉन्टेस्क्यू वहां पर फॉल्टी था क्योंकि वहां पर संसदात्मक शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर इस जो संसदात्मक व्यवस्था होती है उसकी मुख्य विशेषता ये है कि वहां पर विधायिका और कार्यपालिका आपस में गंभीर रूप से संबद्ध होती हैं। विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। उसका जो जीवन होता है वो विधायिका में विश्वास तक ही बना रहता है या टिका रहता है। इसको हम कभी विस्तार से समझेंगे बहुत जल्द। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मैं अभी वापस लौट रहा हूं। तो ये जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आधार बनता है और पहली बार अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया राज्य व्यवस्था की संरचना करते समय। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो इस्तेमाल किया गया वो कहाँ किया गया, तो अमेरिकी संविधान में। हालांकि वहां पर इस सिद्धांत के साथ एक और शानदार सिद्धांत जोड़ दिया गया जिसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत कहते हैं। तो कैसे, आप उसमें ये कहा गया कि तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग होंगी लेकिन एक अंग दूसरे को नियंत्रित करेगा। विधायिका कार्यपालिका को, कार्यपालिका विधायिका को, न्यायपालिका विधायिका को, विधायिका न्यायपालिका को नियंत्रित करेंगे और इस तरीके से एक चेक्स के माध्यम से एक बैलेंस बनेगा जिसको हम चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी कहते हैं। अमेरिकी संविधान पढ़ते समय हम इस पे भी जाएंगे। अभी आप सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को थोड़ा सा समझे होंगे तो लॉक में इसके बीज हमको देखने को मिलते हैं। वो कह रहा है कि 3 जो असुविधाएं थी इनको दूर करने के लिए हमको सामाजिक समझौते की जरूरत पड़ी। रूसो ये कहता है कि आधुनिक सभ्यता के विकास के कारण पैदा हुई परिस्थितियों ने मनुष्य का पतित हो जाना सुनिश्चित कर दिया और नए समाज के जन्म के लिए ये समझौता करना पड़ा। वो कह रहा है कि जैसे ही पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, उसका विचार लोगों के दिमाग में आया तो जो सभ्यता चल रही थी शांतिपूर्ण ढंग से, प्राकृतिक अवस्था चल रही थी, वो भंग हो गई और फिर हमको 2 तरीके हमारे पास बचे। या तो हम पुनः प्राकृतिक दशा में लौट जाएं जो संभव नहीं था, तो दूसरा तरीका यही था कि हम सामाजिक समझौता के माध्यम से एक नए समाज को जन्म दें। इसलिए जो है हमको ये समझौता करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार और कानूनों की स्थिति तीनों जो विचारक हैं इनके दर्शन में क्या है। जहां तक हॉब्स का सवाल है तो हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक कानून नाम की जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वो बेसिकली अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक है। वो कहता है कि नैतिक बंधन जो होते हैं वो कच्चे धागे के समान होते हैं और बिना कानूनी बल के उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है।
हालांकि हॉब्स भी आत्मरक्षा के अधिकार को, राइट टू सेल्फ डिफेंस को स्वीकार करता है और वो कहता है कि यदि समझौते के बाद जो सरकार बनी है, हालांकि वो निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है चूंकि हमने समझौता किया इसलिए, लोगों ने इसलिए किया होगा कि उनका जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो बना रहे, लोगों का जीवन चलता रहे, इसलिए यदि कभी भी संप्रभु आपको आपकी आत्मरक्षा के खिलाफ जाने के लिए बोले, वो कोई जहरीली दवा खाने के लिए कहे, वो आपको पॉइजन खाने के लिए कहने लगे, वो आपको खुद का गला काटने के लिए कहने लगे, तो आप उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ये ऐसी स्थिति है जहां पर हॉब्स मनुष्य को विद्रोह का अधिकार देता है। हालांकि वो ये कहता है कि हमको सरकार के खिलाफ विद्रोह तभी करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज तभी उठानी चाहिए जब हम गृह युद्ध जैसी स्थिति को या उससे भी भयावह किन्हीं परिणामों को झेलने के लिए तैयार हों। जहां तक लॉक का सवाल है तो उसका जो विचार है प्राकृतिक अधिकार और कानूनों पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानता है। सबसे पहला जीवन, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को वो प्राकृतिक अधिकार मानता है। प्राकृतिक अधिकार से मैं 2 बातें समझता हूँ। नंबर 1, पहली तो ये कि ऐसे अधिकार जो हमको प्राकृतिक अवस्था में भी, यानी स्टेट ऑफ नेचर में भी, जब राज्य और सरकार नाम की संस्था थी ही नहीं तब भी हमको प्राप्त थे, तो ऐसे अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और इसकी परिभाषा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ऐसे अधिकार जो मनुष्य की प्रकृति में, उसके स्वभाव में, उसकी नेचर में इनहेरेंट है, अंतर्निहित हैं, यानी उन अधिकारों को अगर निकाल दिया जाए तो मनुष्य नहीं रह जाता है। ऐसे अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और लॉक ये कहता है कि समझौता हो जाने के बाद, सरकार के गठन हो जाने के बाद भी प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के बने रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो राज्य के होने से अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि वो तो राज्य से पूर्व ही अस्तित्व में थे। उनकी ही सुरक्षा के लिए राज्य बना भी है, इसलिए राज्य प्राकृतिक अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकता, उनको नहीं छीन सकता। जो रूसो है वो प्राकृतिक अधिकार और कानूनों के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं देता है। वो इस तरीके का विचार देता है कि प्रकृति के नियमों से ही मनुष्य थे, उस समय चालित हुआ करते थे, यानी कि वो प्रकृति के नियमों से चलते थे। अब हम जो 10वां पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, समझौता यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ये आपको बता चुका हूं कि ये महज एक धारणा है, कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, कम से कम हॉब्स और रूसो के हिसाब से। लॉक जरूर इसको ऐतिहासिक बताने की कोशिश करता है। हॉब्स के हिसाब से 1 समझौता हुआ है, लॉक के हिसाब से 2 समझौते हुए हैं और रूसो के हिसाब से 1 समझौता हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इन फ्यूचर पूछा जाएगा, पहले भी पूछा जा चुका है। जहां तक हॉब्स के समझौते की बात है, यहाँ पर कई क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हॉब्स ये मानता है कि जो समझौता हुआ है वो लोगों के बीच हुआ है, स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच हुआ है। और समझौता जब हो गया तो उसके बाद वो किसी संप्रभु के पास पहुंचे हैं। वो संप्रभु व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई समिति भी हो सकती है, और उसको उन्होंने अपने सारे अधिकार और शक्तियां दे दिए हैं, यानी कि उस समझौते का हिस्सा संप्रभु नहीं है। और आप ये जानते हैं कि जो व्यक्ति या जो संस्था किसी समझौते का हिस्सा नहीं होती है वो उस समझौते की शर्तों से बंधी हुई नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप में से कोई 2 मेरे जो पाठक हैं ए और बी, वो आपस में समझौता कर लें कि एक जो पॉलिटिकल थियरी का पेपर है वो आप मुझको पढ़ाओगे, यानी ए बी को पढ़ाएगा, और पॉलिटिकल थॉट का बी ए को पढ़ाएगा। तो ये समझौता आप दोनों के बीच हुआ, ए और बी के बीच, यानी कि मैं इस समझौते की शर्तों से बंधा हुआ नहीं हूं। ठीक वैसे ही हॉब्स के सामाजिक समझौते में जो लोग हैं उनमें आपस में समझौता हुआ है, संप्रभु उस समझौते की शर्तों से बंधा हुआ नहीं है, चूंकि वो उसका एक पक्ष नहीं है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, क्योंकि संप्रभु हॉब्स के समझौते में समझौते का पक्ष नहीं है, इसलिए वो समझौते की किसी भी शर्त से बंधा हुआ नहीं है। उसकी सत्ता, उसका जो शासन है, उसके जो अधिकार हैं, वो किसी भी ढंग से नियंत्रित नहीं है। एक बात तो आपस में लोगों ने सहमति करके शासक को नियुक्त किया या तो उसको अपने सारे अधिकार सौंप दिए। हॉब्स के सामाजिक समझौते में ये मानिए, ऐसा फील करिए कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कह रहा हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार अमुक व्यक्ति या समिति को देता हूं और उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता हूं। दूसरा, हॉब्स के सामाजिक समझौते को आप इस तरीके से समझिए जैसे एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार अमुक व्यक्ति या समिति को देता हूं ताकि वो हम पर शासन कर सके, और
हॉब्स के सामाजिक समझौते को आप इस तरीके से समझिए जैसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने का समस्त अधिकार इस व्यक्ति या समिति को देता हूं ताकि वो हम पर शासन कर सके, बशर्ते आप भी अपने अधिकार और स्वतंत्रता उसे उसी रूप में सौंप दें। तो इसमें जो समर्पण है वो लोगों ने आपस में करके संप्रभु के प्रति किया, तो संप्रभु समझौते का अंग नहीं बना, इसलिए जनता उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर सकती। जहां तक लॉक का सवाल है तो लॉक दो समझौतों की बात करता है। पहले से जब हम प्राकृतिक अवस्था में हैं, स्टेट ऑफ नेचर में हैं, तो वहां पर नागरिक समाज नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो लॉक के हिसाब से पहला जो समझौता हुआ लोगों में आपस में हुआ, जिससे नागरिक समाज अस्तित्व में आया, सिविल सोसाइटी बनी। और जो दूसरा समझौता है वो लोगों के और राज्य या शासन के बीच हुआ है। तो लॉक दो समझौतों की बात करता है। अब ये मानिए आप हॉब्स की तरफ चलिए, हॉब्स ने एक समझौते की बात की और उससे उसने राज्य की उत्पत्ति बताई। अगर वो समझौता टूट जाए या समझौता खत्म हो जाए या जो समझौता अगर भंग हो जाए तो लोग फिर से प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएंगे, यानी वही मारकाट, लड़ाई दंगे और जो आपाधापी की अवस्था है वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन लॉक के हिसाब से यदि जो सरकार है वो गिर जाए, वो भंग हो जाए, तो लोग नागरिक समाज तक पहुंचेंगे और नागरिक समाज को अधिकार होगा कि वो दोबारा से किसी सरकार को गठित कर सके। तो वहां पर सरकारों के बदलने की खूब अच्छी खासी गुंजाइश लॉक देता है। लॉक के हिसाब से जो दूसरा समझौता हुआ है संप्रभु उसका पक्ष है, और चूंकि वो उसका पक्ष है इसलिए निश्चित रूप से बिल्कुल अंडरस्टूड है ये कि वो समझौतों की शर्तों से बंधा हुआ है। मैंने कहा पहला समझौता बताता है वो जनता के बीच आपस में, और दूसरा समझौता जनता और शासक के बीच बताता है। प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास ही रहे हैं, यदि सरकार भंग हो जाए तो उसका मतलब अव्यवस्था नहीं है बल्कि दूसरी सरकार को चुनने का अवसर है। रूसो इसको ऐतिहासिक घटना नहीं मानता है। रूसो का बहुत एकदम से सामान्य सा लेकिन थोड़ा कठिन मत है। वो ये कहता है कि समझौता संप्रभु और उसके बीच हो, बिल्कुल ये नहीं है। वो कह रहा है कि कैक है, गैग है। इन्होंने अपनी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, है ना, ये कहेंगे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, उसको अपने सामूहिक स्वरूप को, कैक है, गैग है, ये उनका व्यक्तिगत स्वरूप है, इन्हीं लोगों ने अपने सामूहिक स्वरूप को यानी कै प्लस खे प्लस गै प्लस घ को सौंप दिया। और इस प्रकार से कोई भी घाटे में नहीं रहा, क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से जो सौंपा, अपने जो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी वो हमने अपने सामूहिक स्वरूप को सौंपी, तो वो हमको वापस ही समूह का सदस्य होने के नाते मिल गई। इसलिए कोई व्यक्ति कम से कम घाटे में नहीं रहा, हो सकता है कि वो लाभ की स्थिति में ही रहा हो। अब हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले में हमको क्या मिला? नागरिक स्वतंत्रता। हालांकि प्राकृतिक स्वतंत्रता जितनी स्पष्ट थी, नागरिक स्वतंत्रता इतनी स्पष्ट नहीं है, ना वो इतनी लिमिटलेस है, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता हमको राज्य के भीतर मिल रही है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ बंधन होंगे। अब हम लौटते हैं इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो तीनों विचारकों ने कराया, तो उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार की सरकार अस्तित्व में आई या शासन का स्वरूप क्या रहा। मैंने कहा कि हॉब्स जो है वो राज्य और सरकार में अंतर नहीं करता है। उसने राज्य और सरकार की उत्पत्ति का एक ही तरीका बताया है। हॉब्स बेसिकली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करना चाहता था और वो शासन के जितने अधिकार हैं वो एक निरंकुश शासक में बनाए रखना चाहता था ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसी अपने वैचारिक प्रणाली को पुष्ट करने के लिए उसने इस प्रकार के तर्कों को गढ़ा, यानी कि इसने बेसिकली आगमनात्मक पद्धति से सिद्धांत ना करके निगमनात्मक या तो डिडक्टिव मेथड से सिद्धांत को गढ़ा है। लोकतंत्र पर प्रथम लोकतंत्रीय आघात करने वाला विचारक कौन है? हॉब्स है। इसको थोड़ा सा समझिए चूंकि ये पूछा जा सकता है। लोकतंत्र इस रूप में, चूंकि पहली बार हॉब्स ने कहा कि राज्य को बनाने में, सरकार को बनाने में किसका हाथ है? लोगों का। और जहां पर लोगों का हाथ होता है वो कैसी सरकार होती है? लोकतांत्रिक सरकार होती है। लेकिन उसने उस पर लोकतंत्रीय तरीके से आघात किया, क्योंकि वो लोकतंत्र की मेथड से निरंकुश तंत्र तक पहुंचा। सरकार एवं राज्य में अंतर नहीं कर रहा है। सरकार का भंग होना पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट जाने के बराबर है। लेकिन लॉक जो है वो पहली बार सीमित राजतंत्र की या सीमित शासन की बात करता है। वो ये कहता है कि शासन पर, राजतंत्र पर नियंत्रण है, प्राकृतिक अधिकारों का नियंत्रण है, समझौते की शर्तों का नियंत्रण है, इसलिए उसकी जो शक्तियां हैं वो सीमित नहीं है। संप्रभुता रहती तो जनता के पास है लॉक के हिसाब से, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करते हैं
उसको बेसिकली उसका उपयोग जो करता है वो शासन करता है। जैसे अगर हम ब्रिटेन का एग्जांपल लेंगे तो वहां पे किंग इन पार्लियामेंट यानी कि संसद राजा सहित या राजा संसद सहित उस शक्ति का, उस संप्रभुता का इस्तेमाल करता है जो जनता उनको चुनाव के माध्यम से या तो दूसरे तरीकों से देती है। लॉक के हिसाब से सरकार जो है वो एक ट्रस्ट की भांति है। और जब जहां तक रूसो का सवाल है तो रूसो सामान्य इच्छा यानी जनरल विल को संप्रभु बताता है। वो ये कहता है कि हर नागरिक के पास संप्रभुता का एक हिस्सा है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का समर्थक बनता है और वो पहली बार लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इतना गंभीर पक्ष लेता है कि वो यहाँ तक कह देता है कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं जब वो मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कह रहा कि ये जो हमारा जो सॉवरेनिटी है ना, संप्रभुता है, इसको हम दूसरे को दे ही नहीं सकते, इसलिए वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक बनता है सामान्य इच्छा सिद्धांत के माध्यम से। सामान्य इच्छा को बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं। वो ये कहता है कि मनुष्य में 2 प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, एक है एक्चुअल विल और दूसरी है उसकी रियल विल। एक्चुअल विल जो है वो क्षणिक होती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के निजी स्वार्थ पर आधारित होती है। वो आवेश में जब व्यक्ति होता है तब उसकी जो ये वाली यानी कि एक्चुअल विल है वो उस पर हावी हो जाती है और आमतौर पे वो जन कल्याण में नहीं होती है बल्कि व्यक्ति के निजी स्वार्थ पर आधारित होती है। इसके विपरीत जो दूसरी विल है रियल विल, वो सभी लोगों की कॉमन होती है और उसमें एक खास बात यह होती है कि वो हमेशा हमेशा जन कल्याण में यानी कि लोगों के वेलफेयर में होती है। इसलिए रूसो ये कहता है कि जब कभी व्यक्ति की जो एक्चुअल विल है वो उस पर हावी हो जाए तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसकी रियल विल को, उसकी वास्तविक इच्छा को उसके ऊपर थोप सकते हैं। इसी को रूसो कहता है मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब स्वतंत्रता और बाध्यता दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए तो, लेकिन इस रूप में कि वो जब अपनी एक्चुअल विल के प्रभाव में आ गया, आप सामान्य सी बात है कि एक्चुअल विल हमेशा नहीं टिकी रहेगी। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए, कोई ड्रिंकर है, कोई ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है, आमतौर पे वो भी यही कहता है, ड्रिंक के सबसे ज्यादा नुकसान बताएगा वही बताता है, यानी कि उसकी रियल विल चाहती है कि वो ड्रिंक करना छोड़ दे, ड्रिंक के नुकसान है, लेकिन उसकी एक्चुअल विल उस पर हावी हो जाती है और वो ड्रिंक कर लेता है बार बार। तो ऐसे में रूसो ये कहता है कि हम उसको ड्रिंक करने से रोक सकते हैं। एक तरफ से लगेगा कि हम उसको बाध्य कर रहे हैं, लेकिन बाध्य कर रहे हैं वास्तव में उसकी रियल विल को अप्लाई करने के लिए, यानी उसके स्वतंत्र हो जाने के लिए। इसी को हम मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, यानी मनुष्य को स्वतंत्र हो जाने के लिए बाध्य करने का विचार कहते हैं। ये रूसो से जुड़ा हुआ विचार है, आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। सरकार सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। अधिकार जो है वो बने रहते हैं, बल्कि और रूसो तो ये कहता है कि वो बढ़ जाते हैं। तो आपने जो ये समझौता सिद्धांत है, इस पर तीनों विचारकों का मत क्या है इसको जाना। अब हम इस पर जो कमेंट्स हैं बाकी लोगों के विचारकों के, उसको थोड़ा सा देखते हैं, इसकी आलोचना देखते हैं। सीबी मैकफरसन जो इगलिटेरियन थिंकर हैं, आपने उदारवाद के 3 प्रकार सुने होंगे, एक क्लास में उदारवाद पर लूंगा, ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है लिबरलिज्म पर। आपने क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म यानी कि आधुनिक उदारवाद और नियो लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद को सुना होगा। नव उदारवाद की 2 धाराएं हैं, बेसिकली हम 1970s के आसपास से इसका शुरुआत या तो जो इसका विस्तार होना है उसको देखते हैं। 2 धाराएं हैं इसकी, एक तो है लिबर्टेरियनिज्म यानी कि स्वेच्छातंत्रवाद और दूसरी है इगलिटेरियनिज्म यानी कि समतावाद। तो नवउदारवाद की जो समतावादी धारा है, जिसके 2 बड़े प्रतिनिधि विचारक हैं, पहला है जॉन रॉल्स और दूसरा है सीबी मैकफरसन। तो सीबी मैकफरसन ने हॉब्स और लॉक की जो संकल्पना है संपत्ति के अधिकार की, बेसिकली उसको पजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा है। आप जहां संपत्ति की बात आ गई तो मुझे याद आया, ऊपर एक चीज छूट गई है। लॉक जब संपत्ति के अधिकार की बात करता है तो उसकी बहुत शानदार परिभाषा देता है और वो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई चीज है और जब मनुष्य उस पर अपना श्रम लगा दे तो वो उसकी निजी संपत्ति बन जाता है। यानी निजी संपत्ति होने का फॉर्मूला है प्राकृतिक अवस्था में कोई वस्तु प्लस उसमें मानव का श्रम इज इक्वल टू निजी संपत्ति। उदाहरण से समझिए, एक कुआं है, उसमें पानी भरा हुआ है ना, वो एक प्राकृतिक अवस्था की वस्तु है। अब किसी ने क्या किया, बाल्टी में रस्सी बांधी, उसको कुएं में लटकाया, अपनी मेहनत लगा के उसको ऊपर खींच लिया। अब वो बाल्टी में भरा हुआ जो पानी है वो उसकी निजी संपत्ति हो जाता है। जंगल में जामुन के पेड़ पर जामुन लगी हुई है, किसी ने उस पर चढ़ने का रिस्क लिया
और जामुन तोड़ ली, उसके बाद वो जामुन उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में संसाधन उस समय उतने ज्यादा थे कि हम ऐसी कल्पना कर सकते थे कि वहां पर लूटमार जैसी कोई स्थिति नहीं बचेगी। आज जब हम जनसंख्या के हिसाब से इतने बड़े पैमाने पर विस्तार पा गए हैं, तब हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि प्राकृतिक अवस्था में कोई वस्तु होगी और लूटमार नहीं मचेगी। तो सीधी मैकफरसन ने हॉब्स और लॉक की जो संकल्पना है संपत्ति की, उसको पजेसिव इंडिविजुअलिज्म यानी कि स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद कहा है। हॉब्स के अनुसार सरकार का विरोध तभी करना चाहिए, मैं ऊपर कह चुका हूं, जब गृह युद्ध या उससे भी भयावह परिणामों को झेलने के जो खतरा है उसको मोल लिया जा सके। इसीलिए आइवर ब्राउन ने कहा है कि हॉब्स अनुशासन का प्रथम महान दार्शनिक है, यानी कि वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की या विद्रोह की बात नहीं करता है। केवल एक आधार, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, वो आधार कौन सा है? वो आधार है आत्मरक्षा का अधिकार। वो भी इसलिए क्योंकि व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए ही राज्य जैसी संस्था को बनाया है। वो राज्य को लेवायथन कहता है। लेवायथन को जब आप हिंदी में समझेंगे तो उसको कहेंगे विशाल समुद्री या जलीय जीव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा, हॉब्स का शीर्ष कटा लेवायथन है, इसका मतलब क्या है? लेवायथन आप समझते हैं, उसमें निरंकुश शक्तियां हैं, सारे लोगों की शक्तियां उसी के अंदर हैं, लेकिन हम उसको एक स्पेसिफिक व्यक्ति या एक स्पेसिफिक समिति के रूप में पहचान सकते हैं। अब आप सोचिए, सारी शक्तियां एक ही मतलब जगह पे हैं, सभी लोगों की शक्तियां हैं, सभी लोगों की शक्तियां केंद्रित हैं, लेकिन उसका शीर्ष काट दीजिए तो फिर क्या रहेंगी? लोगों की शक्तियां रहेंगी, आपस में जुड़े हुए लोगों की शक्तियां। तो ऐसे में शीर्ष काटने के बाद हम किसी एक व्यक्ति को या एक समिति को नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति है जो संप्रभु है या ये समिति है जो संप्रभु है। उसमें सब लोग ही आपको संप्रभु दिखाई देंगे। जहां तक एक और कोटेशन का सवाल है, वाहन नाम के एक विद्वान है, उनको वॉगन भी लिखते हैं, VAUGHAN। उन्होंने जो लॉक का ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट है उसको दुनाली बंदूक कहा है। उसका कारण ये है कि एक तरफ वो हॉब्स के जो निरंकुश तंत्र है उस पर कुठाराघात करता है और दूसरी तरफ फिल्मर की जो पेट्रियार्का है उस पर भी वो कुठाराघात करता है। आगे कोल ने कहा है कि रूसो ने ही राजनीति संसार में लोकतंत्र को एक सजीव सिद्धांत का रूप दिया। उसको मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं क्यों दिया। अब हम इसकी निष्कर्ष या समीक्षा या आलोचना देखते हैं। सबसे पहली बात है, मैं उसको पहले बता भी चुका हूं कि ये कोई ऐतिहासिक सिद्धांत नहीं है, केवल वैचारिक है। पहला तो अगर ये ऐतिहासिक है ही नहीं, और दूसरा यदि कोई समझौता हुआ भी हो इतिहास में तो वो वर्तमान पीढ़ी पर क्यों लागू हो? भाई जो उसके पक्षधर रहेंगे वो उसको मानेंगे, हम क्यों मानेंगे? तो पहली बात, ये इतिहास में कभी समझौता हुआ ही नहीं, और दूसरी बात, यदि हुआ भी होता तो हम उसको नहीं मानते। दूसरा, ये उदारवादी धारणा का आरंभ था। बेसिकली इस समझौते सिद्धांत ने एक बात को बहुत पुष्ट कर दिया कि राज्य नाम की संस्था ये लोगों ने बनाई है, अपनी सहमति के लिए बनाई है और अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। व्यक्ति ने बनाई है अपने लिए, यानी कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। साध्य कौन है? व्यक्ति। साधन कौन है? राज्य। तो राज्य एक मशीनरी के समान है जो लोगों ने अपने लिए बनाया है। एडमंड बर्क ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप उदारवाद के जनक के रूप में लॉक को जानते हैं ना, क्योंकि उसी ने पहली बार जो है, एक तो ये कि राज्य लोगों ने बनाया है, और दूसरा खास तौर से संपत्ति का जो अधिकार दिया लोगों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में, वो उदारवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बनता है। उदारवाद के जनक के रूप में हम लोग को याद करते हैं। एडमंड बर्क जो एक रूढ़िवादी विचारक है, वो ये कह रहा है कि हमको ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि राज्य भी मिर्च या कॉफी या कपड़ा या तंबाकू जैसे व्यवसाय में साझेदारी का करार मात्र है और उससे अधिक कुछ भी नहीं, जिसमें लाभ पाने के लिए जब कोई चाहे तो शामिल हो जाए, फिर जब चाहे तो उसको छोड़ दे। कह रहा कि यदि ये किसी मायने में अगर हम ये मान भी लें कि ये समझौता है, तो ये बहुत उच्च स्तरीय साझेदारी है। यह समूचे विज्ञान में, सारी कलाओं में, सारे सद्गुणों में और सब प्रकार की पूर्णताओं में साझेदारी है। ये उन लोगों के बीच भी साझेदारी है जो आज जीवित हैं, जो मर चुके हैं या जो भविष्य में जन्म लेंगे। तो एडमंड बर्क की जो कोट है ये कई बार पूछी गई है। इसके अलावा एक जर्मन लेखक हैं फॉन हॉलर, उन्होंने ये कहा था कि ये कहना उतना ही रीजनेबल है, उतना ही तार्किक है कि कोई समझौता हुआ है, जितना ये कहना कि व्यक्ति और सूर्य में कोई संविदा हुई है कि सूर्य व्यक्ति को गर्मी दिया करे। आप समझे होंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचना की जाती है। ये राज्य की उत्पत्ति को सटीक ढंग से बेशक ना बताता हो, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सवाल है, राजनीतिक दायित्व का सवाल है, हमको राज्य की बात क्यों माननी चाहिए, उसकी बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है।
अगले और दूसरी बार ये लोकतंत्र का आधार भी बना है, क्योंकि पहली बार इसी सिद्धांत ने तो बताया ना कि लोगों ने बनाया राज्य, इसलिए भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आधार बना और राज्य के विकासवादी सिद्धांत का भी, क्योंकि इसमें राजनीतिक चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। उम्मीद है ये हमने कंप्लीट फॉर्म में समझा है। ऐसा संभव है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हों, उसको मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा। अगली बार यानी कल की वीडियो में हम लोग राज्य की उत्पत्ति संबंधित जो इवोल्यूशनरी थियरी या हिस्टोरिकल थियरी है उसको पढ़ेंगे। ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थियरी, या फिर उद्विकासवादी सिद्धांत। वो सिद्धांत जो ये मानता है कि राज्य न तो दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है, न बल का परिणाम है, ना ही ये किसी संविदा या करार का परिणाम है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इस सिद्धांत को हम लोग समझेंगे और यही सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तार्किक सिद्धांत है। उसमें कौन से तत्व हैं, किन विचारकों की कौन सी महत्वपूर्ण कोट्स हैं और कौन से विचारक राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इसको समझेंगे। फिर एक क्लास में हम लोग विचारधाराओं को टारगेट करेंगे, खासतौर से आदर्शवाद, व्यक्तिवाद या उदारवाद, अराजकतावाद, समाजवाद और मार्क्सवाद। हालांकि आज तक बहुत सारे साथी समाजवाद और मार्क्सवाद को एक मानते रहे होंगे, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, खासतौर से समाजवाद और साम्यवाद में जरूर। तो यहाँ तक ये वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी साथी आपके पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, खासतौर से नए बच्चे जो यूजी और पीजी के हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर बहुत शुरुआत से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे तो फिर इन फ्यूचर हमको एडवांस स्टडीज करने में आसानी होगी। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।